ठंड में मोटी ननद आई मायके। जानती हूँ आप ऑफिस से आते ही सीधा यही कहेंगे, इसीलिए तो मैंने गर्मा गर्म सूप आपके लिए बना कर रखा है। आप हाथ धो लीजिए, मैं लेकर आती हूँ। अरे वाह, ठंड में गर्मा गर्म सूप पीने का अपना ही मजा है। राजीव फ्रेश होने चला जाता है और इधर सलोनी गर्मा गर्म सूप लाकर टेबल पर रख देती है। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। इस वक्त कौन आया होगा? सलोनी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी 100 किलो की मोटी ननद रुम्पा खड़ी थी। अरे रुम्पा दीदी, आप यूं अचानक इतनी ठंड में? कोई खबर तो कर देती। ओहो, एक तो कितनी ठंड हो रही है, ऊपर से भाभी तुम दरवाजे पर ही सवालों की छड़ी लगा दो। अरे घर है मेरा, आ नहीं सकती क्या? अब हटो आगे से। इतना बोलकर रुम्पा अंदर आ गई। सलोनी की बेटी रूही और बेटा रौनक बुआ को देखकर बड़े खुश हुए। ये बुआ आ गई, बुआ आ गई। तभी राजीव भी वहां आ गया। क्या बात है दीदी, आपने तो हमें सरप्राइज दे दिया। इतनी ठंड में कैसे निकल पड़ी? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप इतनी ठंड में कैसे आ गई? आप तो ठंड में बड़ा ही जरूरी हो तभी घर से निकलती हैं। बिल्कुल सही कहा, दीदी ने तो हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। इतना बड़ा सरप्राइज कभी कभी देखने को मिलता है। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि सामने रखा गर्मा गर्म सूप देखकर उसने झट से उठा लिया और एक बार में ही उसे पी गई। तुम दोनों मेरे मोटापे का मजाक मत उड़ाया करो, समझे? चलो अब जल्दी जल्दी से मेरे लिए और सूप ले आओ, जग भर कर। तुम्हें पता है ना, इसे एक गिलास से मेरा कुछ नहीं होगा। अरे दीदी, वो मेरा सूप था। हाँ तो था ना, अब तो मैं पी गई। अच्छा सलोनी, अब खाने के लिए ना डिनर में कुछ बढ़िया सा बना देना, ओके? फिर सलोनी गुस्से में जाकर किचन में खाना बनाने लगी। तभी उसने इशारे से राजीव को भी वहीं बुला लिया, जबकि रूही अपनी बुआ की गोद में खेल रही थी। फिर उसका भांजा रौनक भी बोला, बुआ, जब तक ठंडी का मौसम खत्म ना हो जाए आप कहीं मत जाना। अरे बिल्कुल बच्चों, अब तो मैं यहाँ से 2 महीने बाद ही जाऊंगी। अब ये ठंड ना मैं यहीं बिताऊंगी। किचन के अंदर से राजीव और सलोनी उनकी बातें सुन रहे थे। हैं, ये सब क्या है? तुम्हारी बहन 2 महीने तक अब यहाँ टिकी रहेगी? हमारे घर में एक ही बेड है, एक ही रजाई है, कैसे कटेगी हमारी ठंड? तो अब मैं क्या करूँ सलोनी, वो मेरी बड़ी बहन है और ये उसका मायका है। अब कैसे उसे यहाँ से जाने के लिए बोल दूं? तुम फिक्र मत करो, हम कुछ न कुछ एडजस्ट कर लेंगे। चलो अब खाना बना लो। हाँ, पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब सलोनी खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। ले, अब कौन आ गया? तभी रुम्पा दरवाजा खोलने जाती है तो सामने उसकी माँ खड़ी थी। अरे रुम्पा बिटिया, तुम यहाँ? अरे माँ, आप आ गई 4 धाम की यात्रा करके? हाँ बिटिया, मैं आ गई। अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पर हो। चल अब दरवाजा बंद कर, बाहर बहुत ठंड है। ये दादी आ गई, दादी आ गई, दादी आ गई। हाँ बेटी, दादी आ गई। आजा मेरे गले लग जाओ, मेरी आंखों के तारों। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया और सभी ने वो खाना खाया और सोने चले गए। अब घर में एक ही काफी बड़ा बेड था। एक तरफ सलोनी लेट गई, दूसरी तरफ राजीव, बीच में उनके बेटा बेटी और दादी भी लेट गई। तभी रुम्पा भागते हुए आई और सबके बीच में जाकर लेट गई, जिससे सलोनी बेड से लुढ़क गई। ओए माँ, पिछवाड़ा तोड़ डाला रे। अरे सॉरी सलोनी जी, आ जाओ। अरे क्या आ जाओ दीदी, आधे से ज्यादा जगह तो आपने घेर रखी है। अरे ओ बहू, मेरी बेटी के मोटापे का मजाक मत उड़ाया करो हर वक्त। आ जाओ, किसी तरह एडजस्ट करके लेट जाओ। खैर, किसी तरह एडजस्ट होकर सब एक साथ लेट गए। तभी रुम्पा ने रजाई अपनी तरफ खींच ली। सलोनी को ठंड लगने लगी, इसलिए सलोनी ने भी जोर से रजाई खींच ली। ओफो, ये क्या हो रहा है सलोनी, तुम क्या कर रही हो? तो मैं क्या करूँ, तुम अपनी दीदी को समझाओ। पहले इन्होंने रजाई खींची थी। हाँ तो अब मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने खींच ली, लेकिन तुमने तो पूरी रजाई अपनी तरफ खींच ली, उसका क्या? हे भगवान, अरे तुम दोनों लड़ो मत, मैं ही जाकर जमीन पर सो जाती हूँ। तुम दोनों आराम से पसर कर सो जाओ। माँ जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फर्श बहुत ठंडी है, किसी न किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। फिर मुंह बनाते हुए किसी तरह सलोनी सो ही गई। लेकिन आधी रात में अचानक सलोनी की नींद खुली। हैं, ये मुटल्लो इतनी रात को कहाँ चली गई? वो बिस्तर पर तो है ही नहीं, कहीं बेड के नीचे तो नहीं सो गई मुटल्लो? कहाँ गायब हो गई? इतनी सूखी तो है नहीं कि दिखे ना। अच्छा खासा चलता फिरता ड्रम है। तभी उसे बाहर से किसी के पादने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बाहर की तरफ जाती है। वो कमरे से बाहर आई तो देखा रुम्पा गैस जलाकर अपने हाथ सेक रही थी। दीदी, आधी रात को आप ये क्या कर रही हो? ऐसे तो 1.5 महीने चलने वाला सिलेंडर 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा। हाँ तो सिलेंडर मेरा भाई भरवाएगा ना, तुम्हारा खून क्यों सूख रहा है? मैं बाथरूम गई थी तो ठंडे पानी से हाथ धोकर हाथ ठंडे हो गए, इसीलिए हाथ सेक रही थी। हाँ तो अब तक गर्म हो गए होंगे, चलिए अब चलकर सो जाते हैं। फिर दोनों एक बार फिर जाकर सो गई। फिर अगली सुबह जल्दी उठकर सलोनी सबके लिए चाय बनाने लगी।
लेकिन वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी। इस मुटल्लो ने तो एक रात में ही परेशान कर दिया मुझे। पता नहीं 2 महीने तक मैं इसे कैसे झेलूंगी। फिर थोड़ी देर बाद सभी सोकर उठ गए और साथ में बैठकर चाय पीने लगे। बाहर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। क्या बात है बहू, आज का मौसम तो बड़ा सुहाना है। देखो बाहर बर्फबारी भी हो रही है ना माँ? ऐसे में कुछ बढ़िया बढ़िया गरम गरम पकौड़े मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। मोटी को तो खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, जब देखो बस चढ़ने की बात करती रहती है। और हाँ, दोपहर में सबके लिए छोले भटूरे और गाजर का हलवा मिल जाए तो और भी अच्छा। इस मोटी औरत ने तो मुझे इस घर की नौकरानी समझ रखा है। यही सब खा खा कर तो ये मोटी हो गई है। हैं? क्या हुआ सलोनी, कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं कौन होती हूँ कुछ भी कहने वाली। सुनिए, आप जाकर मार्केट से मैदा और बेसन ले आइए, आपकी बहन की फरमाइशें पूरी करनी है। चाय पीकर राजीव छाता लेकर बाहर निकल गया। बाहर बर्फबारी हो रही थी। आज का मौसम कितना सुहाना है, इतने दिनों बाद मेरी बहन आई है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो घर आया तो देखा सलोनी और रुम्पा एक दूसरे से झगड़ रही। ये अलाव जलाने से तो घर की दीवारें काली पड़ जाएंगी। आप इतनी मोटी हो फिर भी आपको ठंड लग रही है। देखो, बार बार मुझे मोटी कहकर चिढ़ाया मत करो। ये सब क्या है आरती, मेरे जाते तुम दीदी से झगड़ने लगी? बेटा अच्छा हुआ तू आ गया, ये दोनों कब से झगड़ रही हैं। हाँ, सारी गलती तो मेरी है। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। जल्दी से तुम्हारी मोटी बहन के लिए छोले भटूरे बनाती हूँ जाकर, तब तक तुम लोग पूरे घर को काला कर दो। थोड़ी देर बाद वो पकौड़े लेकर बाहर आई। पकौड़े को देखकर ही रुम्पा का सारा गुस्सा उतर गया और वो सब एक साथ बैठकर खाने लगे। क्या बात है, तुम तो पनीर के पकौड़े बहुत अच्छे बनाती हो। मुझे पता है आप मेरी तारीफ क्यों कर रही हो, ताकि मैं दिन रात आपकी फरमाइशें पूरी करती रहूं। ले, एक तो मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, ऊपर से तुम बुरा मान गई। अरे मैं सच में तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। हाँ, सब लोग मिलकर इनकी चमचागिरी करो। इतना बोलकर सलोनी वहां से उठकर चली गई, लेकिन उसकी बातें सुनकर रुम्पा का चेहरा उतर गया। खाना पीना खाकर रुम्पा ने शाम को अपने दोनों सूटकेस उठाए और चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी वहां पर सलोनी आ गई। अरे कहाँ जा रहे हो आप? बाहर बर्फबारी हो रही है। घूमने का ज्यादा शौक है तो राजीव से बोल दो, वो घुमा लाएंगे। लेकिन जैसे ही सलोनी रुम्पा की तरफ पलटी, वैसे ही सलोनी ने देखा कि रुम्पा की आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो चौंक गई। अरे आप तो रो रही हो, क्या हो गया दीदी? आवाज सुनकर वहां पर राजीव, उसकी माँ और बच्चे भी आ गए। अरे कहाँ जा रही है बेटी? अभी तो तुम्हें एक दिन भी नहीं हुआ। दीदी आप रो क्यों रही हो? सलोनी ने फिर से कुछ बोल दिया क्या? नहीं, भाभी ने कुछ नहीं कहा, गलती मेरी है। तू तो जानता है बचपन से लोग मेरे मोटापे का मजाक उड़ाते थे। मेरे ससुराल में भी सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई मुझसे ढंग से बात नहीं करता। सोचा था कुछ दिन यहाँ रहूंगी, लेकिन लगता है मैं यहाँ सबको अपनी शरारतों से परेशान कर दिया। मैं भूल गई थी कि शादी के बाद ससुराल ही एक लड़की का घर होता है, मायके के लिए वो पराई हो जाती है। ये सुनकर सलोनी का मन भर आया। नहीं दीदी, आपको मेरी कसम, अब आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। अब हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, कोई परेशान नहीं होगा। हम सब मिलकर खूब शरारत करेंगे और इस ठंड को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हाँ, आज शाम को मैं आपके लिए दाल मखनी और नान बनाऊंगी। अब तो आप रुकेंगी ना? और राजीव जी, आप नुक्कड़ से किराए पर से बिस्तर ले आइए। अब दीदी हमारे साथ ही रुकेंगी अपने मायके में और हम सब खूब एंजॉय करेंगे। अब कुछ दिन तक वो वहीं रुकती है और अब सलोनी भी उसके साथ अच्छे से रहती है, जिससे वो सब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। जनवरी का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इसी वजह से बच्चों के स्कूल की 15 दिन की छुट्टियां पड़ गई थी। अब ठंड ज्यादा होती थी। सुबह सुबह तो कोमल भी देर से सोकर उठती थी। एक सुबह जब कोमल सोकर उठी तो उसकी सास फोन पर उसकी ननद से बात कर रही थी। अरे हाँ, क्यों नहीं, बच्चों की जब छुट्टियां हो गई हैं तो तू रहने के लिए आ जाना, इसमें पूछना क्या है। तेरी भाभी कोई मना थोड़ी करेगी। हाँ, बोल तो दिया, तेरा अपना घर है। कोमल बहू, पूजा थोड़े दिनों के लिए बच्चों के साथ रहने आना चाहती है। बोल रही है कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बोल दीजिए, पूजा को आ जाएगी। देखा, मैंने कहा था ना कि बहू को कोई परेशानी नहीं है। चल अब मैं तेरे लिए क्या बनवा दूं खाने में? बच्चे क्या खाएंगे बता दे। छोले भटूरे ठीक है क्या? सोनू बेटा को गाजर का हलवा भी खाना है। ठीक है, फिर वो भी बन जाएगा। अब जल्दी जल्दी नानी घर आ जाओ, ठीक है बेटा? कोमल की सास ने तो बैठे बैठे ऑर्डर करना था। बेचारी कोमल इतनी ठंड में अकेले रसोई में सबसे पहले भटूरे छोले तैयार करती है और उसके बाद गाजर का हलवा। शाम के समय कोमल की ननद अपने बेटे सोनू और बेटी दीपा के साथ
कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है। अब जब घर में कोई आ जाए तो भला कोई आराम से कैसे बैठ सकता है, खासकर घर की बहू। पूजा बेटा, तू कहाँ जा रही है? यहाँ बैठ न कंबल में मेरे पास, कितनी ठंड हो रही है। बच्चों को भी कंबल में बिठा दे। मम्मी, भाभी रसोई में थी, मैं सोच रही थी उनके साथ रात के खाने की तैयारी करवा लूं। रहने देना, कभी कभी तो आती है, यहाँ भी काम में लग जाएगी, कर लेगी तेरी भाभी अपने आप। तू मेरे पास बैठ और टीवी देख। रिया बेटा, वो तुम्हारे मामा जी जो गजक लाए थे वो डिब्बा मम्मी के से लेकर आना। मम्मी, गजक से याद आया, मैं तो भाभी और बच्चों के लिए कुछ खाने का लाई ही नहीं। क्या करूं, ये ऑफिस में थे, मैं तो कैब से आई हूँ। रास्ते में सोच रही थी कि कोई मिठाई या गजक की दुकान मिल जाए, पर कैब वाले भैया ने कैब रोकी नहीं। कोई बात नहीं, तू इतना क्यों सोचती है? तू अपने मायके ही तो आ रही है, कोई पराए घर नहीं आ रही है। नहीं लाई तो कोई बात नहीं। दादी ये लो। ला दे। पूजा, ये खाकर देख कितनी स्वाद है। कुछ भी कह, बहू के मायके वाले चीज बड़ी स्वाद देते हैं। पूजा का पति मनोज आ जाता है। अरे दामाद जी। हाँ, बच्चों के बिना घर पर मन ही नहीं लग रहा था, सोचा मैं भी बच्चों के साथ कुछ दिन यहीं रह लूं। 2 दिन ऑफिस की छुट्टी है। देखा मम्मी, ये भी ना मेरे और बच्चों के बिना अकेले नहीं रह पाते, तभी तो मैं कम आती हूँ। ये तो मुझे भी दिख रहा है। अच्छा आप बैठो, मैं बहू को बोलती हूँ सबका खाना लगा देगी। कोमल रात के 1:30 बजे तक अकेली रसोई में लगी रही। अरे भाभी, आपने तो सारा काम कर लिया, मुझे बुला लेते। कोई बात नहीं, सब हो गया, आप बस बिस्तर लगाने जा रही हूँ। भाभी आप बुरा ना मानो तो हम आपके कमरे में सो जाएं। वो क्या है ना, मनोज को बेड पर सोने की आदत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग बाहर ड्राइंग रूम में सो जाएंगे। वैसे भी मैं ऐसा ही कुछ करने वाली थी। थैंक यू भाभी। अच्छा मैं कह रही थी, मनोज को ना कॉफी पीकर सोने की आदत है, आप बना दोगे क्या? मैं सबके लिए कॉफी बना देती हूँ। कोमल स्वभाव की बहुत अच्छी थी, वो सबका सम्मान करना जानती थी। घर में रिश्तेदारों में कैसे बात करनी है, कैसे सबको सम्मान देना है, वो उसे अच्छे से आता था। साथ में कोमल सहनशील भी बहुत थी। हालांकि वो सुबह से अकेली ठंड में रसोई में काम कर रही थी, पर फिर भी उसने ये बात किसी को महसूस नहीं होने दी। भाभी ये कंबल तो बहुत सुंदर है, नए लिए क्या? नए साल पर भैया ने गिफ्ट दिए थे, 2 दिन के लिए घर गई थी ना तभी। ओह अच्छा। कुछ देर बाद कोमल के ननद, नंदोई और बच्चे उसके कमरे में सो गए। सास अपने कमरे में सो गई और कोमल ने ड्राइंग रूम में बिस्तर बिछा लिया। क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी थकावट है। मुझे पता है, तुम सुबह से ठंड में रसोई में लगी हुई थी, काम भी तो बहुत सारा हो गया। एक काम करता हूँ, कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, तुम्हारे काम में हाथ बटा दूं। अरे नहीं नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं अच्छे बुरे की कोई बात नहीं है, और मनोज जीजा जी भी तो कल घर पर ही हैं, मैं छुट्टी ले ही लेता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन अनिल ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली। अनिल भैया, बच्चे कहीं घूमने के लिए कह रहे हैं, चले क्या? क्यों भाभी, आप चलोगी? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत काम है, आज वॉशिंग मशीन भी लगानी है, कपड़े धोने हैं, फिर सर्दियों की बारिश का कोई भरोसा नहीं होता कब आ जाए। तुम लोग हो? ठीक है, तो फिर हम लोग चले जाते हैं, बच्चों को ले जाएंगे। अनिल सबको लेकर घूमने चला गया। पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ था मानो कोई बारात घर हो। पहली बार कोमल के मन में अपनी ननद के लिए कड़वाहट आई थी। इसी वजह से कोमल अपनी सास पर भी बरस पड़ी। माँ जी, रात को क्या बनाना है बता दो, मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो टाइम पर कुछ बोलोगे बनाने के लिए तो बनाऊंगी। पहले ही बता दो क्या बनाना है। क्या हुआ बहू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बच्चों को आने दो, पूजा, मनोज, अनिल सबसे पूछ कर ही बनाना। कुछ हुआ है क्या? मम्मी देखो, बुआ जी ने हमें कितने सारे विंटर के कपड़े दिलवाए हैं, मोहित को भी दिलवाए हैं। मम्मी, बुआ जी ने हमें बहुत सारे खिलौने भी दिलवाए, पास्ता, बर्गर, पिज्जा, हमने बहुत कुछ खाया। मम्मी, भाभी ये गुलाब जामुन और मूंग की दाल का हलवा लाई थी, रात को खाना खाकर गरम कर लेंगे, फिर सब मिलकर खाएंगे। अभी एक सरप्राइज और आ रहा है। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? वह तो रात को ही पता चलेगा भाभी जी। कोमल के दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर ऐसा क्या सरप्राइज है जो रात को मिलने वाला है। शायद घर के कामों में कोमल कुछ भूल गई थी, पर बाकी सबको याद था, और वो सरप्राइज था कोमल का जन्मदिन। रात को 12 बजे दरवाजे की घंटी बजी। कोमल, तुम्हारा सरप्राइज आ गया। कोमल के कमरे के दरवाजे के बाहर उसकी ननद, नंदोई, बच्चे और सास सब हाथों में केक और ढेर सारे गिफ्ट लिए हुए खड़े थे। ये सब कोमल के बर्थडे का सरप्राइज था। इस प्लान में अनिल और कोमल के बच्चे भी मिले हुए थे। हैप्पी बर्थडे कोमल भाभी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बहू, जीती रहो, सदा खुश रहो, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। थैंक यू सो मच, मैं तो अपना जन्मदिन भूल ही गई थी, आप सबको याद था, और ये इतने सारे गिफ्ट मेरे लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब आपका जन्मदिन जनवरी में आता है,
ठंड में आते हैं तो ठंड के मजे भी तो लेने चाहिए भाभी। अभी तो बहुत सारे सरप्राइज बाकी हैं। कल हमने आपके बर्थडे के लिए रेस्टोरेंट भी बुक किया है। हमने आपके मायके वालों को भी इनवाइट किया है। कल हम सब मिलकर आपका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे भाभी। आप भी तो हमारे लिए कितना कुछ करते हो, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना अपनी प्यारी भाभी के लिए कुछ करने का। सब मिलकर कोमल को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अगले दिन कोमल के बर्थडे के लिए एक बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी बुक की गई थी। कोमल अपनी ननद की दी हुई ड्रेस पहनती है। कोमल के मायके वाले भी जन्मदिन की पार्टी में पहुंचे थे। सारे इंतजाम पूजा ने किए थे। कोमल को एहसास होता है कि कुछ देर के लिए उसकी सोच अपनी ननद पूजा के लिए कड़वाहट वाली हो गई थी, पर पूजा के स्नेह ने सब कुछ संभाल लिया। ठंड के दिनों में अपने जन्मदिन पर कोमल के चेहरे पर एक अलग खुशी थी, और वो खुशी उसके चेहरे पर उसकी प्यारी ननद की वजह से ही आई थी। मानसून का सीजन, कभी भी मौसम बदल जाता था। कुछ देर बारिश, कुछ देर धूप, कुछ देर गर्मी, कभी बरसात। माँ, कोमल भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। लाओ प्रथम को, मुझे तो थोड़ी देर मेरे पास खेलेगा। हाँ ले, घुमा ले आंगन में थोड़ी देर। कोमल ब्यूटी पार्लर गई है, बोल रही थी 1 घंटे में आ जाएगी, अभी तक आई नहीं है। लगता है प्रथम को भी भूख लगाई है। तभी तेज बारिश आ जाती है। अरे माँ, बाहर तो बहुत तेज बारिश आ गई है। अब तो भाभी और लेट ना कर दे, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। तभी बारिश में भीगती हुई कोमल आ जाती है। बड़ी मुश्किल से रिक्शा मिला। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि कोई रिक्शा मिल ही नहीं रहा था। प्रथम रोया तो नहीं? इतनी देर से भूख से रो रहा है। तुम दूध की बोतल भी नहीं रख कर गई थी बहू, वरना मैं वहीं पिला देती। ये लो भाभी, ये तो घूम कर भी चुप नहीं हो रहा। अब आप ही इसे संभालो। उस दिन ऐसी बारिश शुरू हुई जो अगले 1 हफ्ते तक नहीं। मानो बारिश का झड़ लग गया हो, कभी धीमी कभी तेज, पर अगले 6-7 दिनों तक रोजाना ही बारिश का मौसम बना रहा। कोमल, मेरा ऑफिस के काम से 3 दिनों के लिए जाना बहुत जरूरी है। तुम मम्मी के घर बाद में रह आना। नहीं आशीष, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मुझे इस हफ्ते मम्मी के घर 2-3 दिन के लिए रहने जाना है। तुम रहने दो, मैं अकेली कैब से चली जाऊंगी। मैं क्या करूंगी रुक कर, जब तुम ही नहीं होगे तो। ठीक है, चली जाना, पर बारिश हो तो मौसम देख लेना। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे आदत है इन सब की। आशीष अगली सुबह ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है। उसी दोपहर बैग पैक करके कोमल अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी तेज बारिश होने लगती है, पर कोमल कैब बुक कर चुकी थी। भैया, आपको कितनी देर से फोन कर रही हूँ, आप अभी तक आए नहीं हो। मैडम, कैब नहीं आ सकती, सड़क पर बहुत पानी भरा हुआ है। मेरा आना बहुत मुश्किल है। सड़क पर पेड़ गिरा हुआ है, जिस वजह से सारे रास्ते बंद हैं। आप कोई और कैब कर लो। हेलो, ये कैब भी कैंसिल हो गई। एक काम करती हूँ, बैग लेकर सड़क तक जाती हूँ, कोई ऑटो मिल जाएगा तो उसी पर चली जाऊंगी। अरे बहू, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? आज रहने दो, कल बारिश रुक जाएगी तो चली जाना। शाम होने वाली है, प्रथम भी छोटा है, इसे कहाँ संभालोगी? मेरा प्लान खराब हो जाएगा माँ जी, मुझे जाना है। अब मैंने तैयारी कर ली है। भैया भाभी भी घूमने गए हुए हैं, माँ घर पर अकेली है। अब मैंने उन्हें खाना भी बनाने के लिए बोल दिया था। मैं पहुँच जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत करो। कुछ नहीं होता है, बारिश है तो। भाभी नहीं, आप बारिश में मायके नहीं जाओगे, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। भैया भी घर पर नहीं है, आप रहने दो, आप बारिश में मत जाओ प्लीज। आप दोनों ये मेरे साथ कैसे बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हो? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। मैं ऑटो ले लूंगी, कुछ नहीं होगा। इतना पानी नहीं है और बारिश भी अब रुक गई है। मुझे रोकने की कोशिश मत करना आप दोनों। पहले ही मेरा मूड खराब हो रहा है, दोनों कैब कैंसिल हो गई। कोमल ने ना तो अपनी सास की बात मानी और ना ही अपनी ननद की। दरवाजे पर जाने लगी, तभी सुहानी उसे रोक लेती है। भाभी जरा रुकना। अब क्या हुआ, जाते जाते टोक दिया तुमने। मैं आपको ऑटो तक छोड़ देती हूँ, लाओ बैग मुझे पकड़ा दो। सुहानी कोमल को सड़क पर एक ऑटो तक छोड़ देती है। भाभी घर पहुँचते ही फोन करना और ध्यान से जाना। हाँ, चिंता मत करो, मैं जाते ही फोन कर दूँ। बाय बाय। कोमल को ऑटो पर बिठाकर सुहानी घर आ जाती है, पर अगले 4-5 घंटे तक कोमल का फोन नहीं आता। सुहानी, तेरी कोमल भाभी का फोन नहीं आया, वो तो बहुत देर की पहुंच गई होगी, जरा फोन तो मिला। हाँ माँ, भी करती हूँ। अरे भाभी का तो फोन ही नहीं मिल रहा, अब क्या करूँ? स्विच ऑफ आ रहा है। एक काम कर, उसकी मम्मी के फोन पर मिला ले। सुहानी कोमल की मम्मी के मोबाइल पर फोन करती है और कोमल के बारे में पूछती है। सुहानी बेटा, कोमल तो अभी तक आई ही नहीं, मैं भी उसका इंतजार ही कर रही हूँ। क्या हुआ? भाभी अभी तक नहीं पहुँची? अच्छा, पर घर से तो वो। क्या कोमल घर से निकल चुकी है? फिर मेरी बच्ची कहाँ गई? आंटी ऐसी बात नहीं है, वो तो मैंने आपको इसलिए फोन कर दिया था कि भाभी का फोन नहीं मिल रहा। वैसे तो वो मुझे अपनी सहेली के घर का कहकर गई है कि वो वहाँ जा रही है। आप
आप परेशान मत हो, मैं भाभी की सहेली के फोन पर कर लेती हूँ और जैसे ही भाभी से बात होती है मैं आपसे बात करवा दूंगी, आप टेंशन मत लो। सुहानी जैसे तैसे बात को संभाल लेती है ताकि कोमल की मम्मी को टेंशन ना हो, पर सुहानी और उसकी मम्मी टेंशन में आ चुके थे। सुहानी अपनी भाभी को ढूंढ, वो कहाँ चली गई? समधन जी को तो हमने झूठ बोल दिया। मुझे तो कोमल की बहुत चिंता हो रही है। अब अगर आशीष को फोन किया तो वो भी चिंता में आ जाएगा। मैं तभी आपको बोल रही थी बारिश में भाभी को मत जाने दो, कहीं मत जाने दो, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो पता नहीं वो कहाँ होंगी। मैं जा रही हूँ, देखती हूँ, बारिश भी बहुत तेज है, मुझे भी पैदल जाना पड़ेगा, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सुहानी छाता लेती जा। सुहानी छाता लेकर पैदल ही अपनी भाभी की तलाश में निकलती है। वो बेचारी सड़कों पर भरे हुए पानी और की हुई निकल रही थी, पर उसे कहीं भी कोमल नजर नहीं आई। तभी सुहानी की नजर बारिश के पानी में सड़क पर तैरते हुए एक दुपट्टे पर पड़ती है। ये दुपट्टा कोमल भाभी के सूट का है। हे भगवान, कोमल भाभी का है। मेरी भाभी और मेरे भतीजे की रक्षा करना भगवान। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। सुहानी फोन को सुनते ही एक गरीब बस्ती की ओर दौड़ने लगती है। बस्ती में घुसते ही उसे एक छोटी लड़की मिलती है। उस लड़की का नाम कंचन था। कंचन सुहानी को एक टूटी फूटी झोपड़ी में ले जाती है। वहाँ पर सुहानी की भाभी कोमल अपने बेटे प्रथम को गोदी में लेकर बैठी हुई थी। कोमल के माथे पर चोट थी। कोमल भाभी आप यहाँ, और आपके माथे पर ये चोट कैसी? आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ सुहानी, प्रथम भी ठीक है। वो बारिश की वजह से सड़क पर एक गड्ढा था जिसमें मैं बहुत जोर की गिरी और मेरे माथे पर चोट आ गई। वो तो भला हो आशा जी का, इन्होंने मुझे संभाल लिया और प्रथम को गोदी में उठाया और यहाँ अपने घर ले आई। ऑटो वाले ने तो मुझे थोड़ी दूर पर ही छोड़ दिया था क्योंकि उसका ऑटो बारिश के पानी की वजह से स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। जब उसने मुझे सड़क के बीचों बीच उतार दिया तो मैं परेशान हो गई। थोड़ी दूर चलने ही लगी थी कि अचानक ये सब हो गया। मेरा फोन बारिश के पानी में भीगने से खराब हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा था ताकि मैं तुम्हें फोन कर सकती। इनके मोबाइल फोन से तुम्हें कॉल मिलाया। मैं बहुत परेशान हो गई थी, पर मुझे यकीन था कि तुम मुझे ढूंढने जरूर आओगी। सुहानी अपनी भाभी के आंसू पोंछती है और प्रथम को गोदी में उठाकर प्यार करने लगती है। कुछ देर बाद आशा जी और उनकी बेटी गुड़िया को धन्यवाद कहकर सुहानी अपनी भाभी कोमल के साथ एक ऑटो करके अस्पताल जाती है। वहाँ कोमल के माथे पर मरहम पट्टी करवाकर सुहानी और कोमल घर आ जाते हैं। कोमल की सास जब उसके माथे पर चोट देखती है तो वो भी घबरा जाती है। सुहानी सारी बात बताती है। गलती मेरी ही है। इतनी बारिश में सड़कों पर भरे हुए पानी में मुझे घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। मुझे समझना चाहिए था कि सड़कों पर जब पानी भर जाता है तो कितनी मुश्किल आती है। बारिश के भरे हुए पानी की वजह से कहीं भी गड्ढे दिखाई नहीं देते। अभी तो मैं फिर भी बच गई। अगर कुछ और ज्यादा हो जाता, प्रथम को चोट आती, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। आई एम सॉरी माँ जी, आई एम सॉरी सुहानी। मुझे आप दोनों की बात को मानना चाहिए था। कोई बात नहीं भाभी, अब आप ठीक हो, बस यही बहुत बड़ी बात है। एक काम करेंगे माँ, वो आशा दीदी और उनकी बिटिया बहुत अच्छे हैं। जब 1-2 दिन में बारिश रुक जाएगी ना, तब कोमल भाभी के साथ जाकर उन्हें कुछ उपहार दे आएंगे। उन्होंने भाभी की बहुत मदद की है। हाँ, ये ठीक रहेगा। कल परसों में हो आना। 1-2 दिन बाद कोमल और सुहानी आशा और गुड़िया से मिलने जाते हैं और उन्हें कुछ उपहार देते हैं। उस दिन के बाद कोमल ने खुद से वादा किया कि वो कभी भी जल्दबाजी में और मनमानी में कोई डिसीजन नहीं लिया करेगी।